Hello friends, today we are going to study the structure of DNA in this video और इसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डीएनए की, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चार्गव्स रूल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए एंड इट्स सेलिएंट फीचर। वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले हिस्ट्री ऑफ डीएनए से। The structure of DNA molecule was discovered in the early years of 1950s. बट ध्यान रहे सिर्फ स्ट्रक्चर ही डिस्कवर हुआ था, मॉलिक्यूल्स डिस्कवर नहीं हुए थे। सो द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूल प्रीडेट्स टू 18th सेंचुरी, बट डीएनए पर उतना फोकस नहीं किया गया और सारा अटेंशन सिर्फ प्रोटीन्स पर ही था। Then in 1928 ग्रिफिथ कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने सबसे पहले डीएनए के बारे में बात की और लोगों को डीएनए के बारे में पता चला। आफ्टर दैट ऑल द साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग मोर एंड मोर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डीएनए। Then in 1953, Watson or Crick they proposed the double helix model of DNA on the basis of X-ray diffraction और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर और ये आपने पहले भी कई बार देखा होगा। सो दिस इज द मॉडल विच वॉज डिस्कवर्ड और विच वॉज प्रपोज्ड बाय वेटसन एंड क्रिक इन 1953 और इन्होंने कहा कि डीएनए 3 मेन कंपोनेंट से बने हैं। द फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोज शुगर। दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। द डिफरेंस इज ओनली इन द सेकेंड कार्बन एटम। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन इज मिसिंग वेयर एज इन द केस ऑफ राइबोज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई द नेम इज गिवन डीऑक्सीराइबोज शुगर। डी मतलब कमी है, इट्स लैकिंग। क्या कम है? ऑक्सीजन। दैट्स वाई द नेम इज गिवन डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इन कार्बन्स की नंबरिंग होती है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये होते हैं 5 कार्बन एटम्स जो कि हमारे इन पेंटोज शुगर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम पेंटोज कह रहे हैं। नाउ द सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप। आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉस्फेट्स में नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं PO4 3 माइनस। आपको ये जो माइनस साइन दिख रहा है दैट इज द ओनली रीजन वाई द डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे कभी मत भूलना। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि वाई डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स मेक्स इट एसिडिक। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट का काम होता है 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को एक साथ अटैच करना। अब इस इमेज में देखिए, दिस इज द फर्स्ट शुगर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकेंड शुगर मॉलिक्यूल। ये शुगर मॉलिक्यूल के 3 प्राइम एंड को 5 प्राइम एंड के साथ कनेक्ट करता है फॉस्फेट ग्रुप। एंड द थर्ड कंपोनेंट्स आर नाइट्रोजन बेसेस। डीएनए में देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines होते हैं डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स एंड द प्यूरिन्स आर ग्यूनाइन एंड एडेनिन। pyrimidines सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड डीएनए में द pyrimidines आर साइटोसिन एंड थाइमिन। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा, तब थाइमिन नहीं होगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए नॉट इन डीएनए। अब प्यूरिन्स हमेशा pyrimidines के साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप इस इमेज में देखिए, दिस इज एडेनिन एंड दिस इज थाइमीन। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बाइंड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली साइटोसिन ग्यूनाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं एंड दीज बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Now, on the basis of the base pairing, Chargaff ने rules दिए हैं which is very important and it has been asked many times in the exams, which is very simple. The first rule is the adenine must pair with thymine. Adenine हमेशा सिर्फ thymine के साथ ही bonds form करेगा और इनको हम कहते हैं complementary base pairing. This is called complementary base pairing. और ग्यूनाइन फॉर्म करता है बॉन्ड साइटोसिन के साथ। ग्यूनाइन ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ
And the second point is the amount of adenine is always equals to the amount of thymine. obvious सी बात है, अगर DNA में एडेनिन प्रेजेंट है, जितने भी एडेनिन होंगे वो सिर्फ थाइमीन के साथ ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो थाइमीन भी उतने ही होने हैं. एंड द अमाउंट ऑफ ग्यूनाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन. वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर जितने भी ग्यूनाइंस होंगे, क्योंकि वो साइटोसिन्स के साथ ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो जितने ग्यूनाइन हैं उतने ही साइटोसिन्स होंगे और जितने एडेनिन हैं उतने ही थाइमीन होंगे. एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में, मैं यहाँ पर आपको एक क्विकली समझा देती हूँ. जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक डीएनए का गिवन स्ट्रैंड है जिसमें एडेनिन है 20%, तो फिर थाइमीन, ग्यूनाइन और साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल है बेटा. इसमें जब बता रहे हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के बराबर होता है, इसका मतलब एडेनिन और थाइमीन दोनों का परसेंटेज कितना होगा? 20 एंड 20, टोटल कितना हो गया? 40%. मैं इधर नीचे लिख देती हूँ इसको. सो एडेनिन और ग्यूनाइन हो गए हमारे 40%. अब बचा कितना डीएनए में? 60%. 60% में हम ग्यूनाइन और साइटोसिन की बात करेंगे. 60% का दैट मीन्स ग्यूनाइन हो जाएगा इसमें आधा, दैट इज़ 30%, और साइटोसिन भी हो जाएगा 30%. तो 60% का 30-30 ग्यूनाइन ने ले लिया एंड 30% साइटोसिन होगा. देखिए, एक का अमाउंट हमें पता था और बाकी तीनों का हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया. एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ये जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे ये शुगर के साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड्स. ये भी क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड शुगर. सो द आंसर इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड्स. और जब बेस और शुगर अटैच होंगे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. नाउ let's see here in this image the nitrogen base and sugar are connected with one more molecule that is a phosphate group. और ये phosphate group से attach होते हैं with the help of phosphoester linkages. Again this question is also important. इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स में इसका ट्रिक है याद रखने का, T प्रेजेंट है, so T for 3. 3 means all the 3 components are present in the nucleotide, that is deoxyribose sugar, nitrogenous base and the phosphate group. तीनों प्रेजेंट होंगे तब हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और जब सिर्फ शुगर और बेस प्रेजेंट होता है तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. अब इस इमेज में देखिए, दिस इज हाउ दीज ऑल दी 3 components attach together. दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप जो कि शुगर से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और नाइट्रोजन बेस एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से शुगर से अटैच होंगे. तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एडेनिन है और ये थाइमीन है. एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा और वो चेन के अंदर की तरफ रहेगा. दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस विच इज प्रेजेंट इनसाइड, और वी कैन से इट मेक्स द कोर ऑफ द डीएनए. और दिस इज द फॉस्फेट एंड दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल. ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? दे विल मेक द बैकबोन ऑफ द डीएनए. तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के सेलिएंट फीचर्स की. द फर्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का मतलब, जैसा हमने अपनी पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर और कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं. ये तीनों मिलाकर बनाता है 1 न्यूक्लियोटाइड. तो इस तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तब हम उसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब आप आगे बढ़ते हैं. Where the sugar and phosphate, now see here in this image, sugar और phosphate they are making the backbone of this polynucleotide chain. और जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, दैट इज एडेनिन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं लाइक दिस. द सेकेंड पॉइंट इज द बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था. ग्यूनाइन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन बनाता है
double hydrogen bond with thymine. Then the third point is the two strands coiled in the right-handed fashion. As you can see in this animation, ये right-handed direction में move कर रहा है. इसी तरह से DNA की जो दो strands हैं वो right-handed direction में coiled रहती हैं एक दूसरे के साथ. The fourth point is it has major groove and minor groove that makes one turn. अब आप इस इमेज में देखिए, जब भी हेलिक्स एक दूसरे से ट्विस्ट होंगे तो बनाते हैं एक माइनर ग्रूव. माइनर ग्रूव मतलब एक छोटा सा ग्रूव और दूसरा ग्रूव गहरा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसको हम कहेंगे मेजर ग्रूव, जो कि यहाँ पर दिखाया है. और जो छोटा सा ग्रूव होगा इसको हम कहेंगे माइनर ग्रूव. और एक माइनर ग्रूव और एक मेजर ग्रूव यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा वन टर्न. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज each turn of the helix is around 3.4 nanometer. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर. और एक हेलिक्स में there are 10 base pairs present inside the helix. अब इन 10 base pairs में जो डिस्टेंस होता है आपस में that is 0.34 नैनोमीटर. ये डिस्टेंस शो कर रहा है इन दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस. सिक्स्थ पॉइंट है द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज अराउंड 2 नैनोमीटर. आप देखें यहाँ पर डायमीटर इस डबल स्ट्रैंड का 2 नैनोमीटर होता है. अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ. जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तब आप उसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते. हमारे को डीएनए का स्ट्रैंड जब भी ड्रॉ करना होता है हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. पहले एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, बाद में एक बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है उसकी. इससे क्या होगा, जो डायमीटर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. पर इधर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेंथ कम है, देन यहाँ पे बढ़ गई, फिर यहाँ पर कम हो गई. ऐसा नहीं होता. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. बिकॉज द डायमीटर इज कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 2 नैनोमीटर. And now the last point is the two polynucleotide chains have anti-parallel polarity. अब ये क्या होता है, पैरेलल का मतलब जब दो लाइंस सेम डायरेक्शन में जाएं तब हम उसको कहेंगे पैरेलल लाइंस. एंटी पैरेलल का मतलब दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ऊपर से नीचे और दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तब हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी. और यही होता है हमारे डीएनए में भी. अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम है क्या, तो आइए इसको एक बार हम फिर से देखते हैं. ये इमेज हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जहाँ पर फॉस्फेट का एक एंड अटैच्ड होता है 5th कार्बन से और दूसरा एंड अटैच होता है 3rd कार्बन से. जब ऐसे बहुत सारे शुगर्स अटैच होते रहेंगे तो जहाँ पर भी एंड होगा इस चेन का, उसके लास्ट वाले कार्बन पर 3rd कार्बन हमेशा एम्प्टी रहेगा, उसको हम कहेंगे 3 प्राइम एंड. और सेम चीज़ होगी स्टार्टिंग में, जब ये 5th कार्बन अटैच नहीं होता किसी से भी या फिर वो फ्री रहता है, तब हम उस एंड को कह रहे हैं 5 प्राइम एंड. सो द बिगनिंग का वो 5 प्राइम एंड, उसका लास्ट में होता है 3 प्राइम एंड. और ऐसे ही जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी पोलैरिटी बिल्कुल अपोजिट होगी या फिर एंटी पैरेलल होगा, तो वो होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ़ वन स्ट्रैंड हैज़ 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी है तो दूसरी की होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगी. एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम. The question is, nitrogen base is attached to the pentose sugar with the help of, and the options are with the help of hydrogen bond, covalent bond, phosphoester bond or glycosidic bond. If you like the video, kindly like, share and subscribe the channel. Thanks for watching Learn with me. Bye bye. Take care.